आज के इस लेक्चर में मैं गुप्ता गुप्ता का सर्वेइंग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है गुप्ता गुप्ता का सर्वेइंग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जर चेस्ट। कौन सा स्केल है जो लार्जेस्ट है? जो वास्तविक में लार्जेस्ट होगा वही लार्जेस्ट होगा। वास्तविक में मतलब कि जो 1/50 मीटर है तो सारे को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो सारे को 1 यूनिट में करोगे कन्वर्ट तो 1/50 मीटर को तो 1 आपका सेंटीमीटर में बदलेगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारे को 1 यूनिट में बदल दो तो उसके बाद जो मिलेगा आपको, तो जो आपको कौन सा लग रहा है कि लार्जेस्ट है, तो जिसका नीचे का वैल्यू कम होगा तो सबसे कम वैल्यू नीचे का किसका है, ये है, तो ये सबसे लार्जेस्ट है, तो ये स्केल लार्जेस्ट हो जाएगा। सिंपल है, जो आप लार्जेस्ट वास्तविक में होगा ना वही हो जाता है लार्जेस्ट स्केल। देखो है ना, if the probable error in single observation is plus minus 4 0.04, the mean is इतना है, the number of observation। इसका जो फार्मूला होता है मीन ऑब्जर्वेशन, probable error in mean observation is equal to probable error in single observation by under root of n is the number of observation। तो इसमें रख लो प्रोबेबल मीन ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है 0.01 का, एंड सिंगल ऑब्जर्वेशन में कितना है 0.04 का, अंडर रूट ऑफ एन, तो इधर एन आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एन को सॉल्व करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ करना पड़ेगा, 16 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल टू। थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लगता है? एक्सीडेंटल एरर में लगता है आपको थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एक्सीडेंटल एरर में आपको थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी लगेगा। एक्सीडेंटल एरर फॉलो द डेफिनेट लॉ ऑफ probability। The law of the defined as the occurrence of the error can be expressed in the form of the equation which used to compute the probable value and probably precision quantity। वही होता है एक्सीडेंटल एरर में क्या लगता है, थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। आप ये याद रख लेना, एक्सीडेंटल एरर में आप में क्या लगेगा, थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी लगेगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, in the survey is conducted with a view to prepare the map of an area। स्केल आपका दिया हुआ है, the least count आपका दिया हुआ है 0.1 mm। यूज फॉर प्लॉटिंग, what would be the accuracy in length to measurement। एक्यूरेसी क्या होगा, आपको लिस्ट काउंट दे दिया गया, स्केल दे दिया गया, तो एक्यूरेसी क्या होगा। तो कह रहा है इसका होता है क्या, आपका 1 मीटर वुड बी सिंपल 1 मिलीमीटर इन मैप। 1000 का मतलब क्या हुआ, आपका 1000 mm ग्राउंड पे, तो 1 सेंटीमीटर मैप पे ड्रॉ करेंगे, ये हुआ। तो सेम वे फाइंड आउट द मेजरमेंट वुड बी 0.1 mm ऑन द मैप। तो तो उसे बेसिस पे करते हो तो 1 यूनिट का 1000 यूनिट होता है, तो 1 mm का कितना हो जाएगा x mm, तो आपका 100 mm आ जाएगा। तो इतना है सेंटीमीटर, कुछ नहीं है बेसिकली। कह रहा है कि अगर लिस्ट काउंट इतना है तो 0.1 mm है, तो आपका कितना एक्यूरेसी इन लेंथ मेजरमेंट होगा। तो अगर कह रहा 1 mm में कितना होता है 1000 mm होता है, ये दिया हुआ है। तो मान लो है कुछ ऐसा, कुछ ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, 1 mm लिस्ट काउंट के लिए कितना होगा, तो आपका 1000 इंटू 0.1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100 mm। इसको मीटर में बदलोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। यही था, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू of a quantity and its observed value।
difference between most probable value of a quantity and its observed value is। तो आपका क्या होता है, पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। तो डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल एरर। रेसिडुअल एरर का को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल होता है डिफरेंस बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी माइनस क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए ऑब्जर्व वैल्यू, तो उसको क्या बोल देंगे, रेसिडुअल एरर। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू इज इक्वल टू रेसिडुअल एरर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोडेटिक सर्वे डिफरेंस फ्रॉम द प्लेन सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या करते हैं, अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं, कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसीडर करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। प्लेन टेबल सर्वे में क्या करते हैं, कर्वेचर ऑफ द अर्थ नहीं सा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज। बैड रेंजिंग कर रहे हो तो आपका एरर क्या होगा, कॉम्युलेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बैड रेंजिंग बोले तो किसी भी लाइन में अगर आप सर्वे कर रहे हो, मान लो इस लाइन के लिए, तो बैड रेंजिंग कहने के लिए मतलब हुआ कभी इधर चले जा रहे हो, कभी इधर चले जा रहे हो, कभी इधर चले जा रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा कर रहे जा रहे हो। तो ट्रू माइनस मेजर्ड होता है करेक्शन। तो एरर तो ट्रू कितना है, ट्रू तो कुछ कम होगा, बट मेजर्ड कुछ लंबा नाप दे रहे हो, तो आपका करेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो आपका एरर होगा। तो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वो क्या होगा, लगातार जुड़ते जाएगा वाइड रेंजिंग करोगे तो इसलिए कॉम्युलेटिव पॉजिटिव होता है। ऑफसेट ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ऑब्लिक डायरेक्शन में। शॉर्टेस्ट मेजरमेंट फ्रॉम द चैन लाइन, मेन लाइन से क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। दो टाइप का होता है, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट है, एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट। कोई मेन लाइन है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट को दिखा रहे हो, ये ऑफसेट हो गया। ये शो करता है, इंटरमीडिएट डिटेल को शो करने के लिए ऑफसेट का हेल्प लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक रोड था, यहाँ बगल में एक घर बना हुआ है, उसको दिखाने के लिए राइट एंगल पे किए तो परपेंडिकुलर ऑफसेट, और मान लिया इस घर को दिखाना इस लाइन से तो कुछ ऐसे दिखाएं तो ये हो गया ऑब्लिक ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following instrument generally used for baseline measurement। बेसलाइन मेजरमेंट के लिए इनवर्ट टेप यूज करते हैं। इनवर्ट टेप आपका मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। बेसलाइन को मेजरमेंट के लिए क्या कर लेते हैं, इनवर्ट टेप का यूज कर लेते हैं। इनवर्ट टेप किसका बना हुआ था, निकेल प्लस स्टील का। स्टील होता है 64% और निकेल होता है 34%। इनवर्ट टेप इज मेड ऑफ, पहले ही बता चुके हैं, निकेल स्टील का होता है। निकेल 36% होता है, स्टील 64% होता है। नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मेटेलिक चैन, 30 मीटर मेटेलिक चैन में 150 लिंक होता है, 150 लिंक होता है। और एक लिंक का लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर होता है, एक लिंक का लेंथ। अगर 20 मीटर का चैन है मेटेलिक चैन तो उसका 100 लिंक होगा, और 30 मीटर का 150 लिंक होगा। रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग क्या है, रेंजिंग क्या करता है, अलाइनिंग द चैन इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीम। क्या है रेंजिंग, क्या करता है, दो पॉइंट के बीच का बीच में अलाइनमेंट करता है चैन का, इंटरमीडिएट डिटेल को दिखाता है। तो रेंजिंग का क्या काम है, अलाइनिंग द चैन इन अ स्ट्रेट लाइन विद टू एक्सट्रीम के बीच दिखाना, उससे कितना डिस्टेंस आ रहा है उसके बीच में डिटेल बताते जाना, इंटरमीडिएट पॉइंट को दर्शाते ही जाना कि प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेंजिंग, बता चुका हूँ। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होल टू पार्ट,
यूज फॉर बिकॉज, ये क्या करता है, होल्ड टू पार्क में हम प्रिंसिपल में क्यों करते हैं, एक्युमुलेशन, प्लॉट बिकम इजी, सर्वे वर्क कंप्लीट क्विकली, accumulation of error is permitted, survey work completely quickly, plotting becomes easy। का क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या करता है, होल टू, अगर होल टू पार्ट करते हो सर्वे तो इसमें क्या होता है, आपका एरर कम आता है, पेमेंट होता है एरर एक्युमुलेशन। अगर होल पार्ट टू होल करोगे तो सारा एरर जोड़ते चल जाएगा, कॉम्युलेटिव हो जाएगा। होल टू पार्ट करते हैं तो आपका एक्युमुलेशन ऑफ एरर पेमेंट होता है, प्रिवेंट होता है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर सोन इन फिगर ब्रास 30 मीटर टैली है, टैली का फिगर दिया हुआ है, 30 मीटर मेटेलिक चैन का है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट टैली। अगर 30 मीटर का चैन है तो दो को टैली के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 10-10 मीटर पे हम टैली लगाते हैं, 10-10 मीटर पे लगाते हैं टैली, ये वाला टैली है 10-10 मीटर पे लटकाते हैं चैन में। ये देखो टैली लगा हुआ है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 10-10 मीटर पे लगा होता है। During the chaining along the straight line, ladder for a party, 4 arrow in hand and follower 6 distance of floor from the starting point। तो फॉलोअर के हाथ मतलब कह रहा है कोई लीडर है, कोई लीडर ऑफ द पार्टी है, स्ट्रेट लाइन में चैनिंग कर रहा है, तो आप तो कोई लीडर है आगे आगे जा रहा है इन चैनी डायरेक्शन में, तो लीडर के हाथ में 4 एरो बचा हुआ है और फॉलोअर के हाथ में 6 चैन है। तो फॉलोअर क्या काम कर रहा है, उस पीछे वाला को उठाते जाता है एरो को, तो जो फॉलोअर के हाथ में रहेगा वही आपका फॉलोअर का डिस्टेंस हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट में, तो आपका 6 हो जाएगा अंतर। फॉलोअर के हाथ में कितना था, 6 चैन। मेटेलिक टेप आर मेड ऑफ, मेटेलिक टेप किसका होता है, क्लॉथ में वायर घुसेड़े हुए रहता है। मेटेलिक टेप में क्या होता है, क्लॉथ में एक पतला सा वायर डाले हुए रहता है। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है, नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल का यही रूल है। वेल कंडीशन ट्रायंगल का क्या रूल है, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 120 से 30 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहा है इन फिगर सोन इन इंटायर फील्ड बुक चैन लाइन ए बी, व्हाट वुड बी एंगल बिटवीन चैन लाइन एंड रेलवे लाइन। ये चैन लाइन कुछ ऐसा है, इधर लिया गया है, और रेलवे लाइन ये भी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन चैन लाइन, ये भी कौन सा है, ये भी इधर है, और रेलवे लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये रेलवे लाइन है। तो इसमें थोड़ा सा फिगर है जो थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिया गया, बट मैं बता देता हूँ। देखो 16 - 3, ये हाइट कितना हो गया यहाँ पे, ये 16 से स्टार्ट हुआ, 16 से 13 से 16 तक है तो 3 हो गया। ये डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा सीन था। तो एक तो एंगल हमको ये बताना है, तो tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, 3/3 इजिकल टू 1। तो tan इनवर्स 1 किसके लिए आता है, 45 डिग्री के लिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। फर्दर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T1 एंड T2 इज शोन इन अबव फिगर। तो T1 एंड T2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। तो T1 एंड T2 कहाँ पे है, इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 5 दिया हुआ है।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से कुछ होगा 5 से लेके 10 तक है कुछ, तो ये आपका 5 हो गया, 5 माइनस 10, यही है ना ये। ये कितना हो गया? ये टोटल 5 है, तो ये आपका 5 में से ये 2 कम गया, तो ये 3 बच गया इतना सा। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ये उसमें इसमें कुछ सीन है जी, इसमें कुछ सीन है। 9 तक है बोल रहा है, ये 9 तक है। ये थोड़ा सा बोले तो फिगर गलत बना हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 9 तक है, यहाँ तक है। तो ये 4 हो जाएगा, तो फिगर बन गया, ये 3 हो गया। तो ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट करके अंडर रूट कर लेना, 5 हो जाएगा। बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक है, तब बुक नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा बढ़िया से नहीं फिगर दिया गया है। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ई कैन बी फिक्स मोर एक्यूरेटली बाय पोजीशन ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर ऑपोजिट से ना, हमें ज़्यादा एक्यूरेट हम किसी पॉइंट का किसी पॉइंट को हम ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कहाँ पे परपेंडिकुलर ऑपोजिट से। इसको परपेंडिकुलर ये मेन लाइन है, ये किसी पॉइंट को दिखाना है। मान लीजिए घर है, तालाब है, तो आपका दिखाना है तो परपेंडिकुलर ऑपोजिट से हम ज़्यादा बेटर दिखा सकते हैं किसी भी बिल्डिंग या कुछ भी चीज़ को। टू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज मेन ऑब्जेक्टिव है रनिंग ए टाई लाइन इज टेकिंग डिटेल ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट। टाई लाइन वही हुआ, ऑपोजिट जो ड्रॉ करते हैं उसके जो बीच में जो डिटेल दिखाते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? टाई लाइन। ये टाई लाइन हो गया। तो टाई लाइन का क्या पर्पज है कि जितना भी डिटेल है उस एरिया के अंदर उसको दिखाना विद द हेल्प ऑफ टाई लाइन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रनिंग लाइन टेक द डिटेल नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे पर्पज टू चेक लाइन। पर्पज उसका चेक लाइन भी होता है, बट डिटेल दिखाता है और उसका काम चेक भी करना होता है कितना दूर पे है कि नहीं। फर्दर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्स्टैकल इन चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। कह रहा है कि ऑब्स्टैकल इन चैनिंग है, चैनिंग नहीं कर सकते हैं, बट नॉट इन रेंजिंग, रेंजिंग कर सकते हैं। तो कोई मान लीजिए रिवर है, तो रिवर में हम उस पार देख सकते हैं, बट चैन लेके नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। बीच में कहाँ लगाओगे ऑफसेट? कैसे लगाओगे? रिवर तो 2 मीटर चौड़ा नहीं होता, बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। तो आपका रिवर में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, तो रेंजिंग तो कर सकते हैं, रेंजिंग तो कर सकते हैं, बट आपका चाइनिंग नहीं कर सकते। ऑब्स्टैकल इन चाइनिंग नॉट इन रेंजिंग, मतलब रेंजिंग कर सकते हो बट चाइनिंग नहीं कर सकते हो रिवर में। अगर कोई बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग है, तो चाइनिंग भी नहीं कर पाओगे, ना ही अति कर पाओगे, रेंजिंग कर पाओगे। बिल्डिंग इज द ऑब्स्टैकल ऑफ बोथ चैनिंग इन रेंजिंग, दोनों में दिक्कत होगा। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो अब क्या करोगे? इधर चैनिंग भी नहीं कर सकते हो और ना ही उस पार देख सकते हो। The main difference between an optical square or optical square and prism square is, आपका मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर के बीच क्या है? एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिज्म स्क्वायर सिंस एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज। ये आपका सही आंसर हो गया। मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर के बीच है कि नो एडजस्टमेंट रिक्वायर इन प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर में आपका क्या एडजस्टमेंट का रिक्वायर्ड नहीं है, उसके बीच का एंगल जो है जो फिक्स है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज। प्रिज्म स्क्वायर होगा तो उसके जो एंगल होगा, एंगल का वो फिक्स है,
एंगल वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट आपका ऑप्टिकल स्क्वायर में आपका एंगल चेंज कर सकते हो। तो आपका यही डिफरेंस है कि प्रिज्म स्क्वायर में नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन नॉट बी चेंज, चेंज तो नहीं किया जा सकता प्रिज्म स्क्वायर का। ये ऑप्टिकल स्क्वायर है, ऑप्टिकल स्क्वायर हो, ये एंगल तो यहाँ पे लगा हुआ है 45 डिग्री पे, तो आपका 2 मिरर लगा हुआ होता है, ये ऑप्टिकल स्क्वायर है। द एंगल बिटवीन इंटरसेक्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन मिरर इन ऑप्टिकल स्क्वायर पहले दिखा चुका हूँ, 45 डिग्री होता है, तो फाइनली रिफ्लेक्ट करके 90 डिग्री पे दिखाता है। ये क्या हुआ, अगर इधर से देख रहे हैं तो रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, और इधर इधर का ऑब्जेक्ट हमको इधर का ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हमको क्या इधर से रिफ्लेक्ट करके यहाँ यहाँ पे दिखा देगा, परपेंडिकुलर स्टेबलाइज करने में हमको हेल्प करेगा। तो 2 मिरर किससे होता है, 45 डिग्री पे होता है। और द नेक्स्ट अलाउबल लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड अपॉन द, अलाउबल लेंथ होता है ऑफसेट का, वो किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी, मेथड ऑफ द सेटिंग आउट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड नेचर ऑफ द ग्राउंड, स्केल टू बी प्लॉटिंग, सारे पे डिपेंड कर जाएगा। अलाउबल लेंथ ऑफ ऑफसेट कितना है, स्केल कितना ले रहे हैं, ऑफसेट तो आपको स्केल पे डिपेंड कर जाएगा ना, स्केल अगर बहुत बड़ा ले रहे हैं तो बड़ा बड़ा पाएगा ऑफसेट, पारोगे जो। मेथड ऑफ द ऑफसेट आर सेटिंग आउट परपेंडिकुलर इन नेचर, हाँ, तो अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हो तो आपका छोटा आएगा, अगर ऑब्लिक ऑफसेट लेते हो तो थोड़ा सा बड़ा आएगा लेंथ। ये वाला अगर किसी पर इसी पॉइंट को परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, अगर तुम यहाँ से ऑब्लिक पॉइंट पे दिखाते तो अंतर होता है ना, तो आपका लेंथ ऑफ ऑफसेट में अंतर आ जाता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी अच्छा चाहिए, एक्यूरेसी अच्छा है तो लेंथ ऑफ ऑफसेट कम होगा, सेम बात है। Which one of the following angle can be set out with the help of French cross staff? French cross staff से 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री सारा मेजर कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। फ्रेंच कॉस्ट वो सिंगल फ्रेंच कॉस्ट क्रॉस स्टाफ ही है जिसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री एंगल स्टेबलाइज कर देते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कुछ ऐसा दिखता है। Which one of the following method of the offset less measurement on ground? Which one of the following method offset involves less measurement on ground? तो लेस मेजरमेंट किस में होगा, परपेंडिकुलर ऑफसेट में। परपेंडिकुलर ऑफसेट में क्या होता है, कम डिस्टेंस होता है, पहले ही बता चुका हूँ, सबसे छोटा लेंथ मेजर होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट में। परमिसेबल एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट व्हिच चैन ऑन द रफ और हिली ग्राउंड, कह रहा है परमिसेबल एरर इन चैनिंग फॉर मेजरमेंट व्हिच चैन ऑन रफ और हिली ग्राउंड। तो परमिसेबल एरर इन चैनिंग होगा 1 in 250, 1 in 250, 1 in 250 आपका क्या हो जाता है, परमिसेबल इन रफ और हिली ग्राउंड। मेजरमेंट ऑफ ओवर द रफ और सम वाट हिली ग्राउंड, द परमिसेबल एरर इज 1 in 250, ये होता है अगर हिली ग्राउंड में कर रहे हो तो। ऑर्डिनरी चैन सर्वे मैक्सिमम परमिसेबल एरर इज 1/1000, प्रोबेबल एरर इन सिंगल कैन बी पढ़ लेना। तो आपका हिली एरिया में कितना होता है इधर, 1/250 होता है, 1/250, 1/250। परमिसेबल एरर इन चैनिंग, परमिसेबल एरर इन चैनिंग हिली ऑन हिली ग्राउंड कितना हो जाएगा, 1/250। करेक्शन ड्यू टू सैग इज ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, सब्ट्रैक्टिव होता है, ऑलरेडी जानते होंगे कि करेक्शन ड्यू टू सैग का फार्मूला में क्या था, माइनस ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू बाई 24 पी स्क्वायर, ये होता था, ये ऑलवेज निगेटिव होता।
इसको अगर थ्योरेटिकली समझे तो करेक्शन ड्यू टू सैग कैसे ऑलवेज करेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है ट्रू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर सैग हो जाता है कोई ऐसा लाइन था उसका एल लेंथ था और आपका ये हो गया कुछ सैग हो गया मेजरमेंट में एल एल दो बार मेजर के गया बट ये क्या हो गया जो मेजर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है मेजर्ड आपका ज़्यादा आ रहा है क्योंकि लंबा लंबा हो गया है सैग होने से लंबा हो गया है तो आपका लंबा दिखा देगा ना एल डैश तो ज़्यादा हो जाएगा जो सैग होने के कारण टेप हो गया तो आपका कितना हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगा ना और ट्रू वैल्यू एल एल है तो ट्रू वैल्यू ओरिजिनल जो है ग्राउंड डिस्टेंस वो है तो एक करेक्शन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा मेजर्ड क्या हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है सैग होने की वजह से सैग होगा तो ज़्यादा लंबा नाप देगा ना। क्रॉस स्टाफ आर यूज क्रॉस स्टाफ इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर किस लिए करते हैं राइट एंगल को सेट आउट करने के लिए करते हैं क्रॉस स्टाफ का यूज क्या है क्रॉस स्टाफ है उसको राइट एंगल को सेट आउट करने के लिए करते हैं 90 डिग्री एंगल को सेट आउट करने के लिए किसको यूज करते हैं क्रॉस स्टाफ। आप फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के लिए किसको करते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को किसके लिए करते हैं 90 डिग्री 45 डिग्री और 135 डिग्री और ये क्या है क्रॉस स्टाफ सिंपल क्रॉस स्टाफ राइट एंगल से मेजर करने के लिए कर रहे हैं उससे फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से भी कर रहे थे राइट एंगल मेजर। नॉर्मल टेंशन इज द पुल व्हिच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द पुल एंड सैग। नॉर्मल टेंशन में क्या होता है करेक्शन ड्यू टू पुल और प्लस और करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल टू जीरो हो जाता है दोनों का इफेक्ट मिला के क्या हो जाता है जीरो हो जाता है इसीलिए कहता है कि न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द पुल एंड सैग नॉर्मल टेंशन का कहानी। नॉर्मल टेंशन का डेफिनेशन ही नहीं दिया गया है कि इफेक्ट ड्यू टू सैग और पुल आर इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ द नॉर्मल टेंशन। Which one of the following is not used in measuring perpendicular offset? पढ़ चुके हैं क्रॉस स्टाफ करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर करते हैं और स्टील टेप को भी कर लेते हैं 90 डिग्री एंगल को स्टेबलाइज करने में। सिर्फ लाइन रेंजर आपका है जो लीनियर मेजरमेंट करता है आपका इसको नहीं इसका नहीं यूज करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट को स्टेबलाइज करने में। Sometimes steel tape is also used in perpendicular offset setting of the further. Next question. Length of a chain is found to be short on testing. Can be adjusted by. तो आपका अगर मान लीजिए कोई चैन है वो छोटा देखो गया तो उसको क्या करें स्ट्रेचिंग द लिंक स्ट्रेचिंग करके उसको लंबा कर सकते हो रिमूविंग द वन और मोर अ स्मॉल सर्कुलर रिंग क्लोजिंग द जॉइंट ऑफ द रिंग इफ ओपेंड ये गलत है ये भी गलत है आपका ये हो जाएगा स्ट्रेच करके उसको लंबा कर लेंगे। अगर रिमूविंग कर लीजिएगा मान लीजिए दो लिंक है उसके बीच में एगो रिंग से जुड़ा हुआ है इसको निकाल लीजिएगा तो ये दोनों सट के और छोटा हो जाएगा ना। अगर ओपन था तो कुछ ऐसा जुटा हुआ था दो लिंक अगर क्लोज करिएगा तो एक खींच आगे कुछ यहाँ आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा और तो आपका स्ट्रेच करना होगा खींच के उसको लंबा करना होगा। मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चैन ±5 mm होता है। मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट आपका 20 mm चैन में कितना होता है 5 ±5 mm और 30 मीटर चैन में हो जाता है ±8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट फॉर द एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड बी ऑलवेज बी यूज टू प्रिफर्ड इन चैन बिकॉज स्टील बैंड क्या होता है मतलब कि एक्यूरेट मेजरमेंट में स्टील बैंड क्यों प्रिफर्ड करते हैं यूज करना क्योंकि ये क्या है परफेक्टली इन एक्सटेंसिबल है
नॉट लेवल टू किंक वेन्यूज। कोई स्टील बैंड है या रड है तो आपको उसको में किंक नहीं आएगा, किंक नहीं आएगा, वो एक्सटेंडेबल नहीं है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए बेटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द चैन मेजर फ्रॉम, चेंज ऑफ द चैन मेजर कहाँ से करते हैं, आउटर टू आउटर सेंटर, आउटर ऑफ द वन हैंडल टू आउटर ऑफ द अनदर हैंडल। तो चैन को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे है कुछ ऐसा हैंडल बना हुआ है, फिर ऐसा कुछ चैन है, फिर है ऐसा है, इधर हैंडल बना हुआ है। तो लेंथ ऑफ द चैन कहाँ से मेजर करते हैं, आउटर हैंडल, आउटर ऑफ द वन हैंडल एंड आउटर ऑफ द अदर हैंडल, यहाँ से मेजर कर लेते हैं। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आउटर से आउटर मेजर करते हैं, किसी भी चैन का लेंथ मेजर करते हैं। तो 38 का सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। ट्रू मेरिडियन एट द प्लेस इज नॉट विजिबल, बात सही है, ट्रू मेरिडियन थोड़ी ना दिखता है। ट्रू मेरिडियन कन्वर्ज एट ए पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आके कन्वर्ज हो जाता है सारे जगह से आगे। मैप प्रिपेयर्ड बाय द नेशन ऑफ द नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन द ट्रू मेरिडियन, बात सही है। जो मैप प्रिपेयर किया जाता है नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा, वो क्या होता है, वो ट्रू मेरिडियन पे बेस्ड होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो तो टाइम के साथ वैरी करते रहता है, ट्रू मेरिडियन फिक्स होता है। ट्रू मेरिडियन एट ए डिफरेंट प्लेस आर पैरेलल टू ईच अदर, बात गलत है। आप ट्रू मेरिडियन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो ये आपका डिफरेंट, यहाँ पे लो यहाँ पे लो, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा। पैरेलल है, टेंजेंट ड्रॉ करो, पैरेलल है, नहीं है, पैरेलल नहीं होता है। आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट वही है। द ट्रू, इफ द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी आपका दिया हुआ है, एजुमुथ ऑफ द लाइन पूछ रहा है, ट्रू बियरिंग जो दे दिया है और एजुमुथ पूछ रहा है, तो एजुमुथ इक्वल टू हो जाता है होल साइकिल बेरिंग, तो होल साइकिल बेरिंग पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम है। ट्रू बेयरिंग भी दिया हुआ है तो ट्रू बेयरिंग को ही एजुमुथ उसी को बोल देता है, एजुमुथ इक्वल टू हो जाता है होल साइकिल बेयरिंग, तो आपका जो ट्रू बेयरिंग होगा वही आपका होल साइकिल बेयरिंग होगा। इन प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल मूव विद द बॉक्स, मैग्नेटिक इन आपका कौन सा बोल रहा था, इन प्रिज्मेटिक कंपास मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्किल डू नॉट मूव विद द बॉक्स। आपका मैग्नेटिक इन प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक नीडल होता है और जिस पे वो प्लेस होता है रिंग पे, मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएटेड सर्किल डज नॉट मूव विद द बॉक्स, बॉक्स के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता इन प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होगा, ग्रेजुएट इन द ग्रेजुएशन ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास आर सिचुएटेड लाइन ऑफ लाइट एल्युमिनियम रिंग, एल्युमिनियम रिंग पे ग्रेजुएशन लिखा हुआ था सारा मार्किंग, फास्टनेड टू नीडल एंड जीरो ऑफ द ग्रेजुएशन कंसाइड विद द, कहाँ पे होता है कंसाइड, साउथ पॉइंट पे, ये सब सारा डाटा है। तो आपका क्या होता है, इन प्रिज्मेटिक कंपास मैग्नेटिक नीडल, जो भी मैग्नेटिक नीडल है एंड ग्रेजुएटिंग सर्किल नॉट मूव विद द बॉक्स, बॉक्स के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए लाइन ए बी लाइन ही नहीं, कहाँ दिया, फॉर बियरिंग, आंसर ये दिया है, फॉर बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एंड बैक बियरिंग डिफरेंस, हाँ कोई भी अगर मान लो ऐसा ही लाइन है, सिंपल आपने यूज कर दिया, तो आपका जो डिफरेंस बिटवीन फॉर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी
इक्वल टू 180 होगा, 180 होगा का डिफरेंस। और बेयरिंग ऑफ लाइन में भी और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन में भी का डिफरेंस आपका 180 डिग्री है। अगर 180 नहीं हो रहा है तो इफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से, ऐसा कुछ कहानी है। अगर आपको 180 आ गया दोनों का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, उसमें लोकल अट्रैक्शन नहीं है। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे में भी एग्जिस्ट ड्यू टू, लोकल अट्रैक्शन कब होगा, बगल में आपका मैग्नेटिक सबस्टांस रखा हुआ है तो कहीं पे किसी स्थान पे तो आपका आपका लोकल अट्रैक्शन का आपका आ जाएगा, निडिल का डिफ्लेक्शन में कुछ अंतर आ जाएगा अगर मैग्नेटिक सबस्टांस आसपास रखा हुआ है तो हो जाएगा, उसी कॉल से हो जाता है लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द क्वाड्रेटल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज एन नॉर्थ, क्वाड्रेटल बियरिंग दिया हुआ है, एन मतलब नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट, तो आपका क्वाड्रेटल बियरिंग ऑफ लाइन क्या दे दिया है, 25 डिग्री नॉर्थ पे, नॉर्थ है वेस्ट है, नॉर्थ ए हो गया वेस्ट ए हो गया, तो 25 डिग्री दिया हुआ है। देन होल साइकिल बेयरिंग, होल साइकिल बेयरिंग ट्रू मेरिडियन से क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, ये हो जाएगा होल साइकिल बेयरिंग। ट्रू मेरिडियन ट्रू नॉर्थ से मेजर करते हैं, सॉरी ट्रू नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो टोटल एंगल कितना हो गया 360, उसमें ए एंगल घटा देना है 25 डिग्री, तो आपका क्या आ जाएगा 335 डिग्री आ जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। If the forbearing of line AB is the 35 degree and 35 degree and the line BC is 15 डिग्री, the include angle between the line, देखो कोई AB लाइन है उसका फॉरबियरिंग 35 डिग्री दिया हुआ, कुछ ऐसा लाइन था ये 35 डिग्री दिया हुआ है, एंड BC लाइन का 15 डिग्री, BC को लाइन इधर है, बी से फिर सी कुछ गया उसका 15 डिग्री है, 15 डिग्री ये एंगल 15 डिग्री, तो पूछ रहा है इंक्लूड एंगल। इंक्लूड एंगल का डेफिनेशन होता है, इंक्लूड एंगल का जो डेफिनेशन होता है प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो इंक्लूड एंगल कहलाएगा नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो आपका ए एंगल 35 है तो ये 35 हो जाएगा, पढ़े हो बचपन में, तो ये 35 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा, 90 में से 35 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 55 डिग्री हो गया, ये ऑलरेडी 90 है 15 है तो 55 15 प्लस 19 प्लस प्लस 55, अब इसको ऐड कर दो 0 9 10 15 160, आपका से आ गया 160। तो आपका इंक्लूड एंगल जब भी पूछेगा तो प्रीवियस लाइन एबीसी लाइन है उसका इंक्लूड एंगल निकालना है, तो प्रीवियस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट लाइन की ओर जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा आपका इंक्लूड एंगल। इन केस अब आपका आंसर नहीं मिलता है तो समझ लेना बुक वालों ने डेफिनेशन फॉलो नहीं किया है, और तब जाके आप क्या करना, जो भी आंसर आया है उसको 360 में घटा देना, जो भी थीटा आया होगा आपका, अगर इन केस आंसर नहीं मिलता है तो, लेकिन बाय द डेफिनेशन यही होगा इंक्लूड एंगल। 43 का इन द क्वाड्रेटल बेयरिंग सिस्टम द होल साइकिल बेयरिंग इज इतना इज एक्सप्रेस है, तो कह रहा है होल साइकिल बेयरिंग दिया हुआ है, होल साइकिल बेयरिंग कितना दिया हुआ है 293, ये दिया हुआ है 293 30 डिग्री 293 डिग्री 30 मिनट, तो क्वाड्रेटल साइकिल बेयरिंग पूछा गया, तो क्वाड्रेटल साइकिल बेयरिंग में इधर भी मेजर कर सकते हैं, इधर भी मेजर कर सकते हैं, इधर से इधर भी मेजर कर सकते हैं, इधर से इधर भी मेजर,
तो नॉर्थ वेस्ट से अगर मेजर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 360 में से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल घटा दो, 293, 30 मिनट। तो हम इसको सॉल्व करने का जो तरीका है शॉर्टकट में, 360 को क्या लिख सकते हो, 359 डिग्री है, और 60 सेकेंड लिख सकते हो। इधर से 293 डिग्री था, 293 डिग्री और 30 मिनट था। तो इसको सॉल्व करोगे तो घटाओगे तो क्या आएगा, 30 मिनट इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 6, और इधर आ जाएगा 6, और ये कट गया, 66 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ से वेस्ट की ओर ये एंगल लिए तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर गए हैं, ये वेस्ट था, नॉर्थ टू वेस्ट आपका हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास क्या है, गिव होल साइकिल बेयरिंग। प्रिज्मेटिक कंपास क्या मेजर करेगा, प्रिज्मेटिक कंपास होता है जो होल साइकिल बेयरिंग मेजर करता है, और सर्वेयर कंपास होता है जो क्वाड्रेटल साइकिल बेयरिंग मेजर करता है, यही अंतर है। प्रिज्मेटिक कंपास गिव होल साइकिल बेयरिंग एंड क्वाड्रेटल साइकिल, एंड सर्वेयर कंपास गिव क्वाड्रेटल साइकिल बेयरिंग रिस्पेक्टिवली। दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is called। तो हॉरिजॉन्टल जो एंगल होता है ट्रू मेरिडियन, और ये ट्रू मेरिडियन है, ट्रू नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन टाइम के साथ साथ चेंज होते रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा उसको आप डिक्लेरेशन डेल्टा से डिनोट करते हो। डिक्लेरेशन हॉरिजॉन्टल एंगल, जो ट्रू एंगल और मैग्नेटिक ट्रू मीडियन और मैग्नेटिक मीडियन के बीच जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा उसको आप डिक्लेरेशन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेगेटिव डिक्लेरेशन शो द मैग्नेटिक मीडियन। देखो आपका कुछ ऐसा लाइन है, ये ट्रू मीडियन है, ये आपका नॉर्थ था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो अगर पॉजिटिव है तो वो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा वो ईस्ट साइड डेल्टा ले जाएगा, और जो निगेटिव डेल्टा होगा वो वेस्ट साइड जाएगा, वेस्ट साइड आपका मैग्नेटिक मेरिडियन को बताएगा। तो आपका वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मीडियन क्या बताएगा, नेगेटिव मेरिडियन माइनस डेल्टा बताएगा। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग इज द सम बेयरिंग ऑफ द सम एट द प्लेस ऑफ द नून, क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द सन एट द प्लेस ऑफ नून इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इतना दिया हुआ। तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन पूछ रहा है टेम्पलेट, तो आपका मैग्नेटिक बियरिंग दे दिया गया, तो मैग्नेटिक डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, 180 माइनस 163 दिया हुआ है। इसमें जो आपका ट्रू मीडियन हो जाता है सन का, इन आपका सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री हो जाएगा, समझे। इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन का जो ट्रू मीडियन हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये याद रखने वाली बात है। जो आपका ट्रू बियरिंग होगा सन का इन सॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन दिया हुआ है, तो आपका घटा के क्या आता है 13 डिग्री। तो 13 डिग्री पॉजिटिव में आया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट द ईस्टवार्ड। अगर 13 डिग्री निगेटिव आता तो आपका 13 डिग्री वेस्टवार्ड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुएशन ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास।
जो भी प्रिज्मेटिक कंपास का होता है, जो उस पर रीडिंग लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, आर इन्वर्टेड होता है और रन क्लॉक वाइज जीरो एट द साउथ। जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है, रन क्या होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होता है। प्रिज्मेटिक कंपास देखो कुछ ऐसा होता है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो जो आपका रीडिंग होता है, जीरो रीडिंग होता है, वो साउथ की होता है। ये क्लॉक वाइज में रोटेट होते हुए 90 डिग्री ये हो जाएगा, 180 डिग्री इधर हो जाएगा और 270 डिग्री हो जाएगा। सिंपल बात। अगर इन केस ऑफ सर्वेयर, अगर कोई सर्वेयर कंपास है तो सर्वेयर कंपास कुछ ऐसा होता है। आगे बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा, तो देखो कुछ ऐसा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसा कि ऐसा। चलो, प्रिज्मेटिक कंपास से क्या करते हैं, होल साइकिल बेयरिंग मेजर करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस नहीं है लगता है तो बता ही देता हूँ। सर्वेयर कंपास में होता है, सर्वेयर कंपास में ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, और जो ईस्ट होता है प्रिज्मेटिक कंपास का, वो वेस्ट बन जाता है और ये ईस्ट हो जाएगा। तो इसमें जो दोनों पॉइंट है, नॉर्थ साउथ, जीरो रीडिंग होता है, 0 0 डिग्री आपका रीडिंग होता है, और जो ईस्ट वेस्ट होता है 90 90 डिग्री होता है रीडिंग। सही बात है। तो हो गया आपका। सर्वेयर कंपास से क्या करते हैं, क्वाड्रेंटल साइकिल बेयरिंग मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गेट कैप इज फिटेड विथ, ए गेट कैप कहाँ पे फिटेड होता है, ए गेट कैप होता है फिटेड विथ कहाँ होता है, प्रिज्मेटिक कंपास के साथ एक ए गेट कैप फिटेड होता है। रट्टे मान लो, प्रिज्मेटिक कंपास के साथ आपका ए गेट कैप फिटेड होता है। देखो, मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास है, इसमें एक मैग्नेटिक रिंग होता है, एक ग्रेजुएटेड रिंग होता है, एक एडजस्टेबल मिरर होता है, एक स्लाइडिंग एंड एडजस्टेबल मिरर होता है, ऑब्जेक्टिव वैन होता है, आई वैन होता है, मेटल बॉक्स होता है, ग्लास कवर होता है, हॉर्स हेयर होता है, ये पूछ सकता है हॉर्स हेयर होता है, और एक गेट कैप तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, एक गेट कैप होता है, एक प्रिज्म भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द ट्राइवर्सिंग विद द कंपास, आपका फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दिया हुआ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन आर इफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। अगर किसी भी लाइन का फॉर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग करते हो, अगर 180 डिग्री आता है तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, अगर 180 डिग्री नहीं है तो इफेक्टेड किससे है, लोकल अट्रैक्शन। तो आप करो फॉर बेयरिंग ऑफ द एवी लाइन और बैक बेयरिंग ऑफ द एवी लाइन घटाओ। देखो इसमें 30 30 है तो कट के 0 आएगा, इस लाइन में आपका नहीं आएगा क्योंकि एक 15 है तो 0 आने का सवाल ही नहीं। तो आपका जो भी हो, अगर ए बी का आ गया, ए बी आ गया, अगर ए बी का अगर फॉर बेयरिंग बैक बाई बेयरिंग का डिफरेंस 180 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी आपका दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो ए बी तो हो गया ना, बच गया बी सी, और डी भी है ना, सी डी बच गया। तो सी डी आपका क्या हो गया, लोकल अट्रैक्शन से इफेक्टेड है। शॉर्टकट से चेक कर दिए, सी डी आपका हो गया लोकल अट्रैक्शन वाला। अगर किसी भी स्टेशन का ये दो, अगर कोई ए बी लाइन है उसका फॉर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 आ गया है तो ए एंड बी दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होंगे। ये बात है 8 बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में टेम्पोररी एडजस्टमेंट में क्या क्या करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में पहले हम क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। किसी भी पॉइंट पे प्रिज्मेटिक कंपास लगा के उसको पहले क्या करें, प्लम फॉक्स की मदद से, प्लम फॉक की मदद से उसको सेंटरिंग कर दी। उसके बाद लेवल ट्यूब की मदद से उसको लेवल करें।
लेवल ट्यूब से मदद से लेवल कर दिया, उसके बाद हम फोकसिंग वगैरह करते रहेंगे। तो 1 2 3 ये सीक्वेंस हो गया। 1 2 3 किस में दिया है आपका? बी ऑप्शन। Which one of the following figures show the represent the correct graduation of the सर्वेयर compass? सर्वेयर कंपास का मैं बता चुका हूँ, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट उलट पुलट हो जाता है। तो ईस्ट नॉर्थ साउथ 0 0 बताएगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा। तो आपका डी राइट है। ईस्ट वेस्ट क्या होगा? 90 डिग्री, और नॉर्थ साउथ 0 डिग्री। थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। थियोडोलाइट का किस पर्पज से यूज करते हैं? थियोडोलाइट मेजरमेंट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल, ये हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल बोथ मेजर कर लेते हैं। आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। द पर्पज ऑफ द टर्निंग ऑफ द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन है, उसको स्विंगिंग बोल देता है। देखो कोई टेलीस्कोप है, इधर ऑब्जेक्टिव होगा और इधर आई बैन होगा, तो वर्टिकल एक्सिस ये होगा। और टेलीस्कोप के नीचे कुछ ऐसा कुछ बना होता है अरेंजमेंट, इसके नीचे होता है ग्रेजुएटेड सर्किल, इस पे भी रीडिंग होता है। तो ये अगर हम इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे, वो मैं इधर से है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे, तो ये कहलाएगा स्विंगिंग। समझ गए? अगर इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कुछ इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा टेलीस्कोप का, अगर टेलीस्कोप के इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुमाएंगे तो उसको हम बोल देंगे रिवर्सिंग या प्लंजिंग। और स्विंगिंग कब बोलेंगे? हम जब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उसे स्विंगिंग बोलेंगे। Shape of theodolite is the specified by size of the theodolite किससे हम बताते हैं? तो हम जो मैंने फोटो पाया था, ये जो ग्रेजुएटेड सर्किल है, तो ग्रेजुएटेड का जो सर्किल का जो डायमीटर होगा उसी बेसिस पे हम साइज ऑफ द थियोडोलाइट बताएंगे कि कितना साइज का थियोडोलाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर ऑफ द क्या हो जाएगा? लोअर प्लेट। डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट के बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारा साइज ऑफ थियोडोलाइट क्या है, कितने बड़ा साइज का थियोडोलाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द लेवलिंग हेड? लेवलिंग हेड का क्या फंक्शन नहीं है? तो लेवलिंग हेड होता है, तो जब फोटो देखोगे दिया क्या, तो लेवलिंग हेड होता है जो भी लेवल, यहाँ पे कुछ हेड हुआ, उस पर टेलीस्कोप कुछ पेस्टेड होता है, ओरिजिनल फोटो आप देख लेना। तो क्या करेगा? सपोर्ट द मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो लेवलिंग हेड का काम ही होता है कि मेन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का आपको उसको सपोर्ट करना। अटैच द थियोडोलाइट टू ट्राइपॉड। इसके नीचे क्या होता है? ट्राइपॉड लगा होता है, तो ट्राइपॉड से अटैच होता है। बात सही है, ये भी बात सही है। प्रोवाइड द मीन ऑफ द लेवलिंग द थियोडोलाइट, उसको क्या करता है? लेवलिंग करने में हेल्प करता है, ये भी बात सही है। तो नॉन ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लोअर clamp screw bin with tightened and upper clamp screw लूज कर देते हैं तो थियोडोलाइट में बी रोटेटेड। कह रहा है लोअर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब देखना ओरिजिनल फिगर, उसमें मेरे पास तो नहीं अवेलेबल है, तो अब देखना फिगर, तो उसमें क्या रहेगा? कह रहा है कि लोअर स्क्रू को टाइट कर दे रहे हैं और अपर स्क्रू को लूज कर देंगे तो क्या होगा? ऑन द इनर स्प्रैंडल with relative motion between vernier and graduated circle of the lower plate। देखो कुछ यहाँ पर लोअर प्लेट है, ऐसा कुछ था, और इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना हुआ था। समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, सोच लो याद रहेगा।
ये इससे कुछ ऊपर ऐसे जाके थियोडोलाइट अटैच होता है। तो कह रहा है कि लोअर को टाइट कर दिए, इसको इसके साथ टाइट कर दिए प्लेट के साथ, यहाँ से टाइट हो गया, मान लो टाइट हो गया। और ये वाला इसके साथ नहीं टाइट हुआ है, ये लूज है, ये दोनों अलग अलग है, लूज है, इसमें से घूम सकता है। तो क्या होगा, इनर स्प्रेंडल विथ रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड सर्किल, इसको बोल देता है इनर स्प्रेंडल। तो ये क्या करेगा, इसको अगर टेलीस्कोप को घुमाओगे तो यह खुद मूव करेगा विथ रिलेटिव टू ग्रेजुएटेड सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टेलीस्कोप, a telescope said to be inverted if it, टेलीस्कोप should be inverted कब कहलाएगा, जब आपका जो वर्टिकल सर्किल है, आप देखिएगा कहीं कोई टेलीस्कोप है तो उसके मान लीजिए अगर आई पीस है, इधर एक वर्टिकल सर्कल लगा होता है जिसपे आपका बबल ट्यूब लगा होता है, कुछ ऐसा। ये वर्टिकल सर्किल है, इधर आई पीस है, इधर ऑब्जेक्टिव है, इधर ऑब्जेक्टिव है, इधर आई पीस है। तो ये क्या हो गया, ये टेलीस्कोप एट नॉर्मल, जब इसको एक्सिस को इसको रोटेट करके उधर चले जाओगे, इसको इधर से चले गए 180 डिग्री से रोटेट करके उधर चले गए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो वर्टिकल सर्किल है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला आएगा, पहले राइट में था, सॉरी पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, तब राइट हैंड साइड में अब चला आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्किल शुड बी राइट हैंड साइड एंड टेलीस्कोप बबल इन शुड बी डाउन। इधर आपका टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में बनाया हुआ है, इधर से हम देख सकते हैं, इधर से हम देख सकते हैं, इधर से हम देख सकते हैं। तो एक ही साइड है, लेफ्ट साइड है। अगर इस टेलीस्कोप के उस साइड लेके घूम जाओ, ये रोटेट हो सकता है 180 डिग्री से, तो इस टेलीस्कोप को घुमा के उस साइड कर दी, उधर से देख रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो बबल है वो उल्टा हो जाएगा, नीचे मुंह चला जाएगा। तो क्या कहलाएगा, बबल शुड बी डाउन, इन्वर्टेड हो जाएगा, और ये आपका ये राइट हैंड साइड में चला आएगा, राइट हैंड साइड में चला आएगा। आपका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टेलीस्कोप शुड बी इन्वर्टेड व्हेन वर्टिकल सर्किल इन राइट हैंड साइड एंड बबल ट्यूब शुड बी उल्टा, इन्वर्टेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस हेयर इन सर्वे ऑफ द टेलीस्कोप आर प्लेस्ड, जो क्रॉस हेयर होता है इन सर्वे टेलीस्कोप आर प्लेस कहाँ पे होता है। तो क्रॉस जो आप देखे कोई टेलीस्कोप है, ऐसा कुछ टेलीस्कोप होगा, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, तो जो क्रॉस हेयर कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ बना होता है। तो उसको नियर द कहाँ रखते हैं, अब आई पीस के ज्यादा करीब रखते हैं कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। तो कहाँ रखते हैं, मच क्लोजर टू आई पीस देन ऑब्जेक्टिव लेंथ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रॉस हेयर को आई पीस के करीब रखते हैं, ऑब्जेक्टिव के आई पीस से करीब रखते हैं, नजदीक में रखते हैं आई पीस के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट विद द एस्पायर्ड टेस्ट यूज। तो थियोडोलाइट के परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट में एस्पायर्ड टेस्ट किस पर्पज से यूज करते हैं, एडजस्ट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर सेट आउट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एस्पायर्ड टेस्ट में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्ट करके वर्टिकल करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं वर्टिकल एक्सिस के। इन एस्पायर्ड टेस्ट मेक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अदर नेम क्या है, अदर नेम ट्यूनियन एक्सिस। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस को सेट करते हैं। उसमें मेक श्योर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए। ये किस टेस्ट के अंदर करते हैं, ये एस्पायर्ड टेस्ट के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर required particularly when the instrument are used for। एडजस्टमेंट हम किस में करते हैं,
एडजस्टमेंट हम किस में करेंगे, लेवलिंग में ही नहीं करेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ द लाइन में क्यों करेंगे, मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल में क्यों करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर particularly when instrument used for leveling, लेवलिंग में ही करते हैं। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट ऑफ द क्रॉस हेयर करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द लेवलिंग, लेवलिंग के केस में ही हम यूज करते हैं क्रॉस हेयर को, तो एडजस्टमेंट उसी केस में करेंगे। Which one of the following error is not eliminated by the method of repeating horizontal angle measurement, कौन सा जो एरर है हम नहीं हटा सकते हैं मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल, रिपीटिशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट में हम कौन सा एरर हटा नहीं पाएंगे। तो आपका एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टेशन सिंगल लिख दिया गया। आपका अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा था, एरर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, कोई इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे रखा हुआ, इसका कोई मार्किंग किए, पेज गाड़े, तो मान लो इसी को कोई डिस्टर्ब करे, कोई बच्चा आया उखाड़ के इधर गाड़ दिया, तो इस एरर को हम नहीं हटा पाएंगे। किससे, आपका रिपीटिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट से हम नहीं हटा पाएंगे। आपका बी राइट ऑप्शन है। एरर ड्यू टू इंटेंसिटी आपका हट जाएगा, इंटेंसिटी इन वर्नियर कुछ रहेगा, तो आप हॉरिजॉन्टल एंगल को आप रिपीट बहुत बार मेजर करोगे तो एवरेज वगैरह करोगे तो हट जाएगा। एरर ड्यू टू रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ द कॉलिमेशन एंड ट्यूनियन एक्सिस, ये भी हट जाएगा। अगर आपका लाइन ऑफ द कॉलिमिनेशन और ट्यूनियन एक्सिस में कुछ आपका गड़बड़ी हो गया है, रॉन्ग एडजस्टमेंट हो गया है, तो भी हॉरिजॉन्टल एंगल के बार बार मेजर करने से हट जाएगा। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा गया है थोड़ा बहुत, तो उसको भी बार डिफरेंट पार्ट से अगर एंगल से बार बार रिपीट करके ले लेते हो तो भी हट जाएगा। तो एरर ड्यू टू एडजस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल स्टेशन सिग्नल, उसको अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वो आपका वो हिलाने डुलाने से कुछ नहीं होने वाला है। एरर ड्यू टू इंटेंसिटी इन लीनियर एंड outer axis कैन बी एलिमिनेटेड बाय, एरर ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ लीनियर एंड outer axis कैन बी एलिमिनेटेड बाय, कैसे हटाएंगे। एरर ड्यू टू इंटेंसिटी इन लीनियर एंड outer axis कैन बी एलिमिनेटेड बाय, कैसे हटेगा। रीडिंग ऑफ द बोथ वर्नियर टेकिंग, रीडिंग ऑफ द बोथ वर्नियर टेकिंग द मीन ऑफ द टू, क्या कर रहा है। एरर ड्यू टू इंटेंसिटी इन एरर इनर एंड outer axis कैन बी एलिमिनेटेड बाय, तो क्या करेंगे, बोथ वर्नियर, दोनों वर्नियर है उसका टेकिंग दोनों ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसका मीन लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगा। तो इंटेंसिटी और एरर है जो इनर एंड आउटर एक्सिस के बीच वो हट जाएगा बाय रीडिंग बोथ वर्नियर टेकिंग फ्रॉम मीन। देखो, error due to intensity in vernier is primary contracted by both the vernier if zero of vernier A and B are not at the end at the same diameter exactly 180 degree apart, error occurs. It in the case of difference between two vernier will be constant but slightly difference from 180 degree, the error can be eliminated by mean of the two readings. If the noted क्या करते हैं, बोथ रीडिंग लेके उसका मीन ले लेते हैं तो आपका एरर हट जाता है, सिंपल बात है। तो ड्यू टू इंटेंसिटी इन सेंटर एंड इंटेंसिटी इन बोथ वर्नियर कैन बी एलिमिनेटेड। Further, next question. Double application, in the double application of principle of reversion, the apparent error is 4 times of the true error हो जाएगा। डबल application of the principle of reversion लगाएंगे तो apparent error हो जाएगा जो 4 times हो जाएगा।
द डबल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सन, द अपरेंट एरर इज 4 टाइम ऑफ द ट्रू ईयर। आप याद रख लेना। अगर दो डबल डबल रिवर्सन लगाते हो, डबल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सन को का डबल एप्लीकेशन करते हो, 2 टाइम्स लगाते हो, तो आपका जो अपरेंट एरर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द ट्रू ईयर। अपरेंट एरर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द ट्रू ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following error can be eliminated by taking mean of the both phase observation? Error due to तो क्या कह रहा है? Which of the following error can be eliminated by taking mean of the both phase observation? कौन सा एरर आपका एलिमिनेट होता है टेकिंग विद द मीन ऑफ द बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। जब पढ़ोगे आप थियोडोलाइट, तो फिर थियोडोलाइट एट लेफ्ट फेस का जैसा ना, जब लोअर पास जो प्लेट है वर्टिकल प्लेट वो लेफ्ट साइड रहेगा तो लेफ्ट फेस से फेस कहलाएगा, जब राइट साइड रहेगा तो वह राइट फेस थियोडोलाइट कहलाएगा। तो दोनों का मीन लेके आप क्या हटा सकते हो? एरर ड्यू टू वर्टिकल एक्सिस नॉट बी परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर नहीं है तो बोथ फेस का रीडिंग लेके आप उसको हटा सकते हो। एरर ड्यू टू कैन बी एलिमिनेटेड मीन ऑफ द बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, बोथ फेस ऑब्जर्वेशन को करके आपको वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस को परपेंडिकुलर में जो एरर है आने में उसको हटा सकते हैं। Which one of the following error cannot be eliminated by taking both face observation? कौन सा एरर को हम बोथ फेस ऑब्जर्वेशन से नहीं हटा सकते? अभी हटाया था ना, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है बोथ फेस से। और क्या क्या हटाया जा सकता है? एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये बता चुके हैं। इंडेक्स एरर, दैट इज एरर ड्यू टू imperfect adjustment of the vertical circle of the vernier, ये भी हटा सकते हैं। इंडेक्स एरर, दैट इज एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल सर्किल। अगर वर्टिकल सर्किल वर्नियर का इनपरफेक्ट एडजस्टमेंट है तो आपका इंडेक्स एरर आएगा, वो भी हट सकता है आपका बोथ फेस रीडिंग से। एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप लेवल लाइन ऑफ लेवल टेलीस्कोप लेवल एंड लेवल लाइन ऑफ द कॉलिमेशन भी हटाया जा सकता है। एरर इन नॉन पैरेललिज्म ऑफ द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप एंड लाइन ऑफ द कॉलिमेशन में जो एरर आ रहा है मेजरमेंट में, नॉन पैरेललिज्म हो रहा है, उसको हम हटाया जा सकता है बोथ फेस रीडिंग से। नॉन ऑफ द, तो सारा हटाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द। ए ट्राइपॉड इज सेट एट द इंटरवल, ट्राइपॉड क्या कर रहा है? सेट एट इंटरवल दैट elapse between taking back side reading and following forward side reading, the elevation of the tuning point। क्या कर रहा है? ट्राइपॉड इज सेटल्स। कोई ट्राइपॉड है, मान लीजिए आपका ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड था ऐसा कुछ, तो सेटल एट द इंटरवल इलैप्स बिटवीन टेकिंग बैक साइड। तो पहले ट्राइपॉड को सेट करते हैं। अब फर्स्ट रीडिंग क्या होता है? मेरा फर्स्ट रीडिंग बैक साइड होता है, बैक साइड मैंने लिया, और कुछ मान लो जो ऐसा कुछ ग्राउंड है, सोच लो ऐसा कोई ग्राउंड है, तो इस पॉइंट का मैं इस पॉइंट का रीडिंग लेने वाला हूँ। तो इधर से फिर कुछ ऐसा ड्रॉ करता है स्टॉप लगा के, इस पॉइंट का एरर निकालता है। बात सही है? तो कह रहा है इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, आप पहले बैक साइड लेते हो, उसका फॉरवर्ड साइड लेने जाते हो, तो उस कंडीशन में आपका ट्राइपॉड का है, यहाँ पर का है जो जमीन धस गया है, तो आपका ट्राइपॉड सेटल्ड हो गया है, सेटल्ड हो गया है। तो द एलिवेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट क्या होगा? एलिवेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो मान लीजिए कहाँ, यहाँ पे रिड्यूस लेवल 100 था, और यहाँ पे 2 मीटर बैक साइड था, तो यहाँ का आरएल क्या हो गया? 102 हो गया। हाँ, तो फिर अब ये सेटल कर गया,
तो अब इधर रीडिंग लीजिएगा फोर साइड का, तो ये तो 102 ही आपको पता है ना, सेटल किया हो तो पता नहीं है। तो 102 था, 102, और 102 में घटाओगे इस कारण, ये मान लीजिए 3 मीटर है, तो ये 99 मीटर आएगा। बट एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में तो ये यहाँ तक रीडिंग था। तो ये कुछ हो सकता है कि टोटल 4 मीटर भी हो सकता है। तो आप एक्चुअली में तो 98 मीटर आना चाहिए इस कारण, इस पॉइंट कारण। आ कितना रहा है, 99। तो क्या हो गया आपका, इफ द ट्राइपॉड इज सेटल the inverted the ellipse between time back side and forward side, then elevation of the turning point will be increased। तो क्या हुआ मेरा, एलिवेशन क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट किसको बोलेंगे, इस पॉइंट को जहाँ पे हम टेलीस्कोप लगाए हुए हैं रीडिंग लेने के लिए, वो क्या हो गया। अब मेरा सेटल होने के बाद क्या हो रहा है, अब इतना ही हाइट को हमको बता रहा है क्या, 203 मीटर, सॉरी 102 मीटर हो गया। बट एक्चुअल में कितना था, इतना हाइट पे बहुत था, और थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पे 102 मीटर था। तो अब तो क्या हो गया, तो मेरा हाइट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया ना जी। अब फिर से अगर दोबारा रिपीट करते हैं इस पॉइंट पे जाके, तो अब क्या बताएगा, एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही बता देगा, सेटल हो गया है तो क्या कराएगा, एलिवेशन ऑफ द टर्निंग पॉइंट आपका इंक्रीज बता देगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने एलिवेशन ऑफ द, थोड़ा सा एक बार और फिर से क्लियर कर देते हैं। मैं यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा ग्राउंड है, बड़ा फोटो कुछ ऐसा टेलीस्कोप था, यहाँ पे बैक साइड लगाए, बैक साइड लगाए तो क्या हुआ, मान लो यहाँ का 100 एलिवेशन था, तो इसका स्टाफ का हाइट 2 था, तो 102 हुआ, 102 हुआ यहाँ का RL। तो कह रहा है आप यहाँ का फिर हाइट लेने जा रहे हैं। तो इन बिटवीन आपका क्या होता है, ये सेटल कर जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। तो फिर इधर का रीडिंग लेते हैं तो क्या आ जाता है मेरा, मान लीजिए 3 मीटर है, तो यहाँ का RL है, ये वाला हाइट 3 मीटर आया स्टाफ का रीडिंग, तो है आपका 102 में से 3 गया तो 99 आया रीडिंग। बट अगर एक्चुअल होता तो क्या होता था, ये कुछ 4 है मान लीजिए आगे, तो 4 जाएगा, 102 में 4 जाएगा तो 90 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपका क्या हो रहा है, इस पॉइंट का एलिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज बता रहा है, इंक्रीज बता रहा है, इंक्रीज बता रहा है ना आपका, क्योंकि ये तो एक्चुअल में 102 आपका कम ही है ना, 102 क्या है, कम है इस कंपेरिजन में। तो आपका क्या है, चलिए टर्निंग पॉइंट का एलिवेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। टर्निंग पॉइंट पे क्या है, एलिवेशन आपका इंक्रीज बता रहा है, 99 बता रहा है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 98 होना चाहिए था, एक्चुअल में है 98 होना चाहिए ना, तब पॉइंट का क्या बता रहा है, 99 बता रहा है। सिंपल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द लैटिट्यूड ऑफ द बबल is provided both on index frame, altitude of the bubble provided on index frame as well as telescope of theodolite, the instrument level with reference to, किस रेफरेंस में करेंगे इंस्ट्रूमेंट को लेवल, कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ द बबल एल्टीट्यूड, इफ एल्टीट्यूड बबल इज प्रोवाइडेड बोथ ऑन इंडेक्स फ्रेम्स एज वेल एज टेलीस्कोप, दोनों पे प्रोवाइड करते हैं। तो थियोडोलाइट द इंस्ट्रूमेंट इज लेवल विथ रेफरेंस टू एल्टीट्यूड बबल ऑन द एल्टीट्यूड बबल ऑन इंडेक्स फ्रेम, और क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बबल ऑन टेलीस्कोप इफ इट इज यूज एज ए लेवल। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, आप याद रख लेना। अगर आपका इंडेक्स फ्रेम और टेलीस्कोप पे दोनों पे एल्टीट्यूड बबल है, तो लेवल रेफरेंस टू भी क्या होगा,
altitude bubble on index frame and altitude bubble on telescope if used for level. If altitude bubble provided on both index frame as well as telescope of theodolite, instrument is leveled with reference to altitude bubble on index frame and altitude bubble on telescope uh, if to be used for leveling leveled. आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल लाइन क्या है? लेवल लाइन क्या हो गया? लेवल लाइन क्या हो गया? लाइन टू बी मीन ऑफ मीन क्या है? स्फेराइडल स्फीयर ऑफ द अर्थ. लेवल लाइन क्या हो गया? मीन ऑफ द स्फेराइडल स्फीयर ऑफ द अर्थ. लेवल लाइन किसको बोलते हैं? मान लीजिए अर्थ है, तो लेवल लाइन ये क्या हो जाएगा? इसके जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा अर्थ से, मान लीजिए एच डिस्टेंस पे, ये भी एच डिस्टेंस पे है, तो एक क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस पे जो लाइन होगा अर्थ से वो लेवल लाइन कहलाएगा. अगर किसी भी पॉइंट लेवल लाइन पे टेंजेंट खींच देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया. तो लाइन पैरेलल टू मीन ऑफ एस्फेराइडल ऑफ द अर्थ सरफेस वो क्या कहलाएगा? लेवल लाइन कहलाएगा. The following state are taken at the tuning point. क्या कर रहा है? Following site are taken at the tuning point. कौन कौन सा ट्यूनिंग पॉइंट बोल रहा है? तो ट्यूनिंग पॉइंट पे क्या लेते हैं? फॉर साइड एंड बैक साइड दोनों रीडिंग लेते हैं. ट्यूनिंग पॉइंट पे आप जहाँ पे चेंज करते हो वहाँ पे क्या क्या लेता है? फॉर साइड एंड बैक साइड बोथ रीडिंग हम लेते हैं. जब भी आप थियोडोलाइट का इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो जहाँ पे ट्यूनिंग पॉइंट होगा, चेंज पॉइंट होगा, वहाँ पे फॉर साइड एंड बैक साइड बोथ रीडिंग लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज एंड फॉल मेथड ऑफ द लेवलिंग प्रोवाइड कंप्लीटली चेक ऑन. राइज एंड फॉल मेथड में क्या करते हैं? बैक साइड का भी चेकिंग करते हैं, इंटरमीडिएट साइड का भी चेकिंग करते हैं, फॉर साइड का भी चेकिंग करते हैं. तीनों का चेक लगता है राइज एंड फॉल मेथड में. ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात करें तो इसमें फॉर साइड का चेक होता है और बैक साइड का चेक होता है. इसमें इंटरमीडिएट साइड का चेक नहीं होता. बट राइज एंड फॉल मेथड में बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फॉर साइड सभी का चेक लगता है. नेक्स्ट, इफ आरएल ऑफ ए बेंच मार्क, किसी भी बेंच मार्क का आरएल आपका 100 मीटर है, तो the benchmark is 1.215 meter and the far side is back side आपका दिया हुआ है, far side आपका दिया हुआ है the reduced level of the forward station. तो देखिए एक कोई इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ का जो आरएल है ये पॉइंट का ये 100 दिया हुआ है, तो इसका बैक साइड कितना दिया हुआ है? तो बैक साइड यहाँ पे हो गया, बैक साइड ये फॉर साइड हो गया. तो बैक साइड कितना दिया हुआ है? इस यहाँ का रीडिंग स्टाफ का रीडिंग होता है बैक साइड, ये वाला डिस्टेंस इतना दिया हुआ है. और बैक आपका फॉर साइड क्या हुआ? ए वाला बी पॉइंट का हाइट दिया हुआ, स्टाफ का रीडिंग दिया हुआ 1.87. तो हमका रिड्यूस लेवल पॉइंट बी निकालना है, तो क्या करेंगे? रिड्यूस लेवल में पहले क्या करेंगे? बैक साइड को जोड़ देंगे, ये वाला हाइट जोड़ देंगे, फिर ये पैरेलल जाएगा और इसको फिर फॉर साइड को घटा देंगे तो आपका यहाँ का आरएल नहीं मिल जाएगा. वही काम किया है. 100 में क्या किया है? बैक साइड को जोड़ दिए और फॉर साइड को घटा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ द टेलीस्कोप लेंस प्रोवाइडेड इज. इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में हम कनकेव लेंस प्रोवाइड करते हैं. याद रख लेना, याद रखने वाली फैक्चुअल बात है. इंटरनल फोकसिंग टाइप जो टेलीस्कोप होता है उसमें हम कनकेव लेंस प्रोवाइड करते हैं. कॉनकेव लेंस यूज इन इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप. फोकसिंग डन बाय द डबल concave lens. Internal focusing type of the telescope, where external focusing type of telescope focusing is done by moving objective relative to the वगैरह वगैरह.
तो इंटरनल फोकसिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में क्या करते हैं, डबल कनकेव लेंस का यूज करते हैं, डबल कनकेव का। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।